Hi everyone, myself Mehboob Hussain. Today's topic is LPP GATE 2018. Okay, 2018 में GATE 2018 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का एक क्वेश्चन था और बाकी 2 मार्क्स वाले था, टोटल 5 मार्क्स का। So let's start the topic. Okay, चलिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन, इफ अ कंस्ट्रेंट इज एन इक्वालिटी देन द करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो वैसे ही करेक्ट है, क्योंकि आप कोई भी अगर प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है आपको एलपीपी, तो अगर उसमें से कोई अगर इक्वल साइन का है और उसका उस प्राइमल का अगर आप जब आप डुअल निकालेंगे तो वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होता है। ये मतलब एज यूजुअल होता है ये, ठीक है। अगर प्राइमल में अनरेस्ट्रिक्टेड है मतलब इक्वल साइन है तो वो डुअल में अनरेस्ट्रिक्टेड साइन हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो फॉल्स, मतलब फॉल्स पूछा गया है यहाँ पे। ओके, फॉल्स पूछा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट। हाय, सो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है। ओके, और फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे ही करेक्ट है। इफ़ अ कांस्टेंट इज एन इक्वालिटी देन द करेस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। ओके, ये करेक्ट है। सेकंड में बोला है बी को, ऑप्शन बी में बोल रहा है कि बोथ प्राइमल एंड इट्स डुअल कैन बी इनफिजिबल। एस दिस इज करेक्ट। प्राइमल अगर इनफिजिबल है उसका डुअल भी इनफिजिबल हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी, इफ प्राइमल इज अनबाउंडेड देन इट्स डुअल इज इनफिजिबल। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, कोई अगर प्राइमल अनबाउंडेड आ रहा है तो उसका जो डुअल होगा या तो इनफिजिबल होगा या फिर नो फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब इनफिजिबल ही आएगा। अगर अनबाउंडेड है तो उसका डुअल जब निकालेंगे तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आएगा वो इनफिजिबल आएगा। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, इनफिजिबल हो जाएगा तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? ओके, इफ प्राइमल इज अनबाउंडेड देन इट्स डुअल इज इनफिजिबल, दिस इज करेक्ट। और ऑप्शन डी में बोला है इवन इफ बोथ प्राइमल एंड डुअल आर इनफिजिबल, बोथ प्राइमल एंड डुअल अगर फिजिबल है देन बोल रहा है कि द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द प्राइमल एंड डुअल कैन बी डिफरेंट। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर प्राइमल एंड डुअल बोथ फिजिबल हो रहा है तो उसको तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। बोथ प्राइमल और डुअल, प्राइमल में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो रहा है डुअल में भी वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन डी फॉल्स है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, मैंने यहाँ पर एक टेबल आपके लिए मैंने बना दिया है। अगर इसको जहन में रहे तो आपको आसानी होगी फटफट
फटक से आप कर सकते हैं बहुत जल्द। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं एग्जांपल लेके। अगर आप बोले कि हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए कोई भी एग्जांपल लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं सारे। ओके, यानी कि अगर प्रीवियस लेक्चर आप देख चुके हैं मेरा एलपीपी का, उनमें से ही बहुत कोई मिल जाएगा आपको ABC को करेक्ट करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए प्राइमल एंड डुअल का एक रिलेशन, एक टेबल मैंने बना दिया है। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर प्राइमल में ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, डुअल में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सेकंड में अगर प्राइमल में अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिल रहा है तो डुअल में या तो नो फिजिबल और इनफिजिबल मिलेगा। ओके, प्राइमल में अगर इनफिजिबल मिल रहा है, डुअल में भी इनफिजिबल मिलेगा। प्राइमल नो फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है तो डुअल में अनबाउंडेड और नो फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये दोनों, ये सारे के सारे इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ठीक है, सो ये जेन में रखिएगा, यू कैन नोट कर लीजिए इसको। सो फर्स्ट, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉन्सिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज अल्फा x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 is less than or equal to 6, minus x1 plus x2 is less than or equal to 1, and x1 plus x2 is less than or equal to 4. This is equation number 3. And x1 and x2 both are greater than or equal to 0, where alpha is constant. If 3 0 is the only optimal solution, then which option is correct? Okay, so यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे बोल दिया है 3,0। ठीक है, चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। आधार ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो 3 0 यहाँ पे बोल दिया है कि इफ़ 3 0 इज़ द ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन क्या होगा। तो पहले चलिए इसको करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा तो नोन नहीं है यहाँ पे। ओके, अल्फ़ा का कंडीशन निकालना है तो इसको पहले प्राइमल सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या क्या आएगा, फर्स्ट वाले के लिए क्या पॉइंट आएगा, अगर x1 0 हुआ तो x2 क्या हो जाएगा मेरा 6, एंड अगर x2 0 हुआ तो x1 क्या हो जाएगा 6/2 3। ओके, मतलब 3,0। ये हो गया फर्स्ट वाले का पॉइंट। अब आप इसमें पुट कीजिए फर्स्ट वाला इक्वेशन, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैंने यहाँ पे पहले से ही एक ग्राफ ड्रॉ करके रखे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है इसलिए जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए 0,6 एंड 3,0। तो 0,6 कहाँ पे आ रही है, देखिए 0,6 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0,6। ओके, ये हो जाएगा आपका 0,6 एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 3,0। तो फर्स्ट वाले का रीजन का इस तरह आएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 6 है, मतलब अगर आप x1 x2 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6, दिस इज ट्रू, मतलब ऑरिजिन की तरफ इसका रीजन होगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड वाला का रीजन पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, अगर x1 0 हुआ तो x2 1 होगा, और अगर x2 0 हुआ तो x1 -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है, सॉरी,
सो अगर x1 x2 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर x2 0 हुआ तो x1 इक्वेशन नंबर 2 में अगर x2 0 हुआ तो x1 -1 बन जाएगा, मतलब -1,0। ये हो गया सेकेंड वाले लाइन का पॉइंट्स। ये आपका फर्स्ट लाइन था। अब सेकेंड लाइन देखिए, 0,1 पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 0,1 एंड -1,0 -1,0 हो जाएगा आपका ये। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, ये हो जाएगा आपका सेकेंड लाइन एंड इसका रीजन किस तरफ आएगा? 0,0 अगर पुट करेंगे ये भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा, ठीक है। अब चलिए थर्ड वाला में क्या बोल रहे हैं? x1 अगर 0 करेंगे तो x2 हो जाएगा 4 एंड अगर x2 को 0 करेंगे तो x1 हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए पॉइंट कीजिए, पॉइंट प्लेस कीजिए। 0,4 ए बन जाएगा, ए हो जाएगा आपका 0,4 ये एंड दिस पॉइंट इज 4,0। नाउ इसका रीजन किस तरफ आएगा? ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है आपका? ये हो रहा है आपका कॉमन रीजन, ठीक है। तब कौन कौन सा पॉइंट, अगर आप मैं इसको ये मान लीजिए और 3,0 को बी मान लीजिए एंड दिस इज ओरिजिन, मतलब, और इसको पी मान लीजिए, मतलब ओ ए पी बी ओ, ये है आपका मतलब कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। अब मैक्सिमाइज, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज है तो कौन सा पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसके लिए आपको पी का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो पी इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कोई भी दो लाइन, 3 लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी दो लाइन से आप वैल्यू निकाल लीजिए x1 x2 का, तो क्या आएगा? 2 एंड 3 को ही कीजिए, 2 एंड 3 को ऐड कीजिए, क्या आ रहा है? 2x1 इक्वल टू 5, मतलब 5/2, x2 इक्वल टू 5/2 आ रहा है और 5/2 आप फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए, क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू 5/2 -1 इक्वल टू कितना? 3/2, ओके। सो अब पी हो गया आपका, पी पॉइंट हो गया 3/2, 5/2। मैं इरेज कर देता हूँ सब। चलिए तो ये हो गया आपका रीजन, तो ये आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 3,0 इज द ओनली ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है? 0,1, 3,0 एंड 3/2, 5/2। अब मैक्स जेड निकालें। मैक्स जेड क्या है मेरा? देखिए अल्फ़ा x1 प्लस x2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? अल्फ़ा x1 प्लस x2, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा जेड का? जेड इक्वल टू क्या निकलेगा? इसमें तो सिर्फ 1 होगा, इसमें क्या होगा? जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा, और लास्ट वाले में
लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, 3/2 अल्फ़ा प्लस 5/2, 5/2, ओके। अब देखिए जो मैक्सिमम आएगा अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब बोल रहा है 3,0, अगर 3,0 ओनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो देन अल्फ़ा इज लेस देन 2 और -2 एंड 1 के बीच में अल्फ़ा का वैल्यू होगा, या फिर 1 एंड 2 के बीच में होगा, या फिर अल्फ़ा ग्रेटर देन 2 होगा। कौन सा करेक्ट होगा? तो एक एक करके आप वेरीफाई कीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर हम अल्फ़ा इक्वल टू -2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर अल्फ़ा इक्वल टू -2 से कम लेंगे तो ये तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो बाकी सब तो मैक्सिमाइज हो रहा था, ये तो अगर एक नेगेटिव हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं लिख सकते। ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं, -2 अल्फ़ा इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 1, मतलब आप 0 ले लीजिए अल्फ़ा के वैल्यू -2 एंड 1 के बीच में। अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0 ले लीजिए आप, तो जेड इक्वल टू तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 अल्फ़ा है, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये सबसे मिनिमम हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे 5/2 अल्फ़ा 0 करेंगे, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब चलिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मतलब 1 एंड 2 के बीच में आप ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, मतलब 3/2। अगर 3/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर 3/2 लेंगे तो ये तो हो जाएगा जेड इक्वल टू 9/2, ठीक है। 9/2 दैट मीन्स 4.5, ठीक है, 4.5। अब इसमें पुट करके देखिए, इसमें ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। अगर कम आ रहा है तब तो ठीक है, अगर ज़्यादा आ रहा है तब तो ये नहीं ले सकते। तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा, इसमें इस वाले में अल्फ़ा का वैल्यू 3/2 पुट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 9/4 प्लस 5/2। इसमें क्या आ रहा है, 9 प्लस 10/4, ठीक है, मतलब 19/4। ये कितना हो रहा है, 4.5, कितना हो रहा है, 4.7 आ रहा है ना, 4.7 आएगा। मतलब यहाँ पे आ रहा है 4.5 और यहाँ पे आ रहा है 4.7, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन डी तो करेक्ट होगा ही। आप वेरीफाई कर लीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू कोई भी पुट कीजिए, 2 से बड़ा, अल्फ़ा का वैल्यू 3 ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू, यहाँ पे आप अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे आप 3 ले लीजिए तो ये तो हो जाएगा 9, और आप अगर आप यहाँ पे 3 लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 9/2 प्लस 5/2 दैट मीन्स 9 प्लस 5, 14/2 दैट मीन्स 7, ठीक है। यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन जो है वही मेरा करेक्ट है, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए
अब लास्ट वाला, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है ए सर्टेन कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स P1 and P2 whose capacities are 6 and 5 units respectively. The commodity is shipped to markets M1, M2, M3 and M4 whose requirement are 1, 2, 3 and 5 units respectively. The transportation cost per unit from plant PI to market MJ is as follows. टेबल गिवन है, ठीक है, टेबल गिवन है। देन बोल रहे हैं द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। यहाँ पे देखिए एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और एम क्या है मेरा, M2 है, N है, नंबर कॉलम्स 4, मतलब M + N - 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन M + N - 1। यहाँ पे क्या है 2 + 4 - 1, दैट मीन्स 5 होनी चाहिए। यहाँ पे 5 होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन 5 होनी चाहिए, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉस्ट 5 होनी चाहिए, एलोकेशन सॉरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन M + N - 1, दैट मीन्स यहाँ पे 2 + 4 - 1, दैट मीन्स 6 - 1, दैट मीन्स 5, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन जो होगा आपका वो हो जाएगा 5, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन 5 होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैम से, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोल रहे हैं 1, 3, 5, 8, 2, 5, 6, 7 और ये तो हो गया टेबल एंड जो डिमांड्स है 6, 5, 1, 2, 3, 5। अब देखना है मुझे कि क्या क्या एलोकेशन हो रहा है। रिमूव क्यों नहीं हो रहा, चलिए कोई नहीं। अब देखिए इसमें जो पहले देखिए समेशन ऑफ AI, ए बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहले बैलेंस चेक करिए कि ये जो सारे समेशन ऑफ AI = समेशन ऑफ BJ है कि नहीं, इसका सम और इसका सम सेम आ रहा है या नहीं। जब सेम आएगा तभी बोलेंगे ये बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 + 6 11 और यहाँ पे 5 + 3 8, हाँ ठीक है 11 ही आ रहा है, ठीक है, मतलब ये बैलेंस्ड है, ठीक। चलिए ये बैलेंस्ड है। अब भैम लगाते हैं, देखिए इन सारे जो यहाँ पे 6, 5, 1, 3, 1, 2, 3, 5, ठीक है, इनमें से जितने भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इनमें से देखिए सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम 1 है, ठीक। मतलब हम इस वाले रो में देखेंगे, इस वाले रो में देखेंगे सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम तो ये है, ठीक। तो यहाँ पे 1 में अगर हम ए मिनिमम है और यहाँ पे एलोकेशन सबसे मतलब कॉस्ट अगर हम 1 रखेंगे, ठीक, तो 1 - 1 = ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे
-1 करेंगे ये तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो पूरी हो गई, 1 - 1 0, मतलब ये वाला कट कर दीजिए आप। अब देखिए 65235 इनमें से सबसे मिनिमम कौन है? 2 है। ठीक, 2 इज़ द मिनिमम, सो हम 2 इज़ द मिनिमम, सो हम इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में एंटर करेंगे और देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन है। तो सबसे मिनिमम तो ये है, मतलब यहाँ पे हम एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा एलोकेशन सबसे होगा, इन दोनों में से 2 और 5 में से जो मिनिमम है वो हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये -2 = 0 हो जाएगा, मतलब इस लाइन में पूरी होगी। जब आप यहाँ पे 2 दे दीजिए तो इसका जो कॉस्ट था, पहले तो 2 था, अब यहाँ पे 2 मैंने दे दिया इस वाले को, इस वाले जॉब में, तो ये हो गया 2 - 2, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2 = 3, क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा है अभी तक। पहले तो 1 दिया इस रो में, पहले 1 दिया, फिर यहाँ पे 2 दिया, मतलब 3 हुआ। ठीक है, बस यहाँ, बट यहाँ पे 6 है। ओके, तो ये जब ये पूरी हो जाएगा तब उसको भी काट देंगे। अब देखिए 3 5 3 5, इनमें से मिनिमम कौन? 3। अब यहाँ पे एंटर कीजिए, अब यहाँ पे एंटर कीजिए, कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों जगह सेम है। ठीक, चलिए आप देखिए मैंने यहाँ पर इस कॉलम में एंटर किया। ठीक, और 6 और 5 में से 5 इज़ द मिनिमम, सो यहाँ पे 3 दे दिया, तो यहाँ पे तो 3 - 3, ये तो 0 हो गया, एक कट हो गया, यहाँ पे भी -3 कर दीजिए, 0 हो गया, मतलब ए भी कट हो गया। अब बचा कौन? एक ही बचा हुआ है 7, तो यहाँ पे 5 दे दीजिए, तो -5, ए भी 0 हो गया, और -5, ए भी 0 हो गया। मतलब आपका जो टेबल, फाइनल टेबल जो हुआ, एलोकेशन कहाँ कहाँ पर हुआ, देखिए एलोकेशन कहाँ कहाँ पर हुआ, क्या था? CIJ कॉस्ट क्या था? 1 1 3 2 5 3 एंड 8, और यहाँ पे था 2 5 6, और यहाँ पे था 7 5, मतलब चार जगह पर एलोकेशन हुआ है। ठीक, मतलब XIJ मेरा 5 है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन कितना होना चाहिए था? सॉरी, एलोकेशन मेरा 4 है। ठीक, एलोकेशन 4 है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन 5 होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली 5 नहीं है, 5 से कम है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं कि इफ़ एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, हाँ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, m/n का कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलोकेशन, तो m + n - 5 - 1, सॉरी यहाँ पे जैसे m2 + 3 - 1 = 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन 5 होनी चाहिए, बट यहाँ पे है 4। अगर एग्जैक्टली 5 ही हो, m + n - 1 ही एलोकेशन हो, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन में एग्जैक्टली m + n - 1 एलोकेशन इन्वॉल्व हो, तो वो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अगर एग्जैक्टली 5 होता तो ए नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता, बट हेयर 5 में से कम निकला है। ठीक है, 4। सो फॉर डिजेनरेट सॉल्यूशन एलोकेशन मस्ट बी लेस देन m + n - 1। ठीक है, सो हेयर देखिए
4 इज लेस देन 5, मतलब m प्लस n लेस देन एलोकेशन 4 हुआ है, मतलब एग्जैक्टली 5 नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो डीजेनरेट सॉल्यूशन मिलेगा, डीजेनरेट सॉल्यूशन मिलेगा आपको, डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब आते हैं, यहाँ पे पूछा गया है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, क्वेश्चन में बोला है द ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। अब तो मुझे तो निकल ही गया है, तो आप समेशन एक्स आई जे और डी सी आई जे कर दीजिए, हो गया आंसर। मिनिमम कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई जे एंड सी आई जे। यार एक्स आई जे क्या है, मतलब x11, x12, x13 एंड x24 एंड सी आई जे इज द गिवन कॉस्ट। ठीक है, देखिए इक्वल टू x11 c11 प्लस x12 c12 प्लस x13 c13 प्लस x24 c24। क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। ठीक, चलिए यहाँ पे ये नहीं है, स्पेस थोड़ा सा खत्म हो गया है, तो क्या क्या आ रहा है देखिए, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 3 क्या है मेरा, x13 है 3 इंटू 5 और 5 इंटू 7। ठीक, 5 इंटू 7 मतलब क्या हो रहा है आपका, देखिए अब इन मल्टीपल करके ऐड कर दीजिए, क्या हो रहा है, 1 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 35 इक्वल टू 56 आ रहा है ना, 56 सॉरी 56 या 57 ऐड करके 57 होगा, 57 सॉरी 57 हो रहा है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 57 है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।